पीछे से दो बंदे आए, मास्क लगाया हुआ है। उन्होंने फ़ौरन मेरे को 9mm नोट करके मेरे को लगाया, बोले बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, मैं शूट कर दूंगा यहाँ पे। बस पता किस तरीके से जोड़ के काम करके अपनी बीवी बच्चों को रोज़गार चला रहा था। किराए का मेरा मकान है, 4 बेटियों के साथ है, मेरा कोई बेटा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो जब मेरी नौयत पूछी, मैंने सर मेरे से स्क्रैचिंग का मसला है और उस वक्त मेरे घर में ये कि खाने को भी पाके पड़ेगा। तो वो कहने लगा नहीं कि JDC इस मसले में नहीं बोलेंगे, ये कानूनी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो आज जो है एक ऐसी अंसार साहब जो हमारे लालू खेत बड़ मार्केट में आते हैं, उनके साथ एक वाक़या हो गया और वो वाक़े की तफसील हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। एक तो वैसे ही कराची की आवाम परेशान, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम परेशान है। हम IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो तमाम चीज़ें जो हैं IMF के कर्ज़े का बोझ भी हम आवाम पर ही आता है। खुर्द व नोश की अशिया महंगी हो जाती हैं और तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, टैक्स के ज़रिए में IMF का कर्ज़ा हमें आवाम को देना पड़ता है, लेकिन वो IMF का कर्ज़ा खर्च कहाँ होता है ये आवाम को नहीं बताया जाता। तो बहरहाल जो जहाँ पर हम राशन वगैरह की तकसीम करते हैं वो लोग तो बेरोज़गार हैं, परेशान हाल हैं, बेचारे अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। तो उनके लिए जो भी भाई लोग इमदाद भेजते हैं या राशन का बंदोबस्त करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन वो हज़रात जो अपना कारोबार कर रहे हैं, बेचारे रोज़गार अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, एक तो रोज़गार के मौके पाकिस्तान में नहीं है, जो अपने तौर पे जो जमा पूंजी लगा के रोज़गार का ज़रिया बनाते हैं और उनका रोज़गार स्नेच हो जाए या छीन लिया जाए, वो बेचारा उसी कंडीशन में आ जाता है जिससे परेशानी से लाहक हो जाए। तो आइए अंसार साहब के पास चलते हैं। तो व्यूअर देखें, ये अंसार साहब हैं और क्योंकि पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग में जो ये इतवार गुजरा है उसमें ये लेट आए थे, तो हम जाहिर सी बात है इनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि ये लेट थे। तो इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार साहब। कैसे खैरियत? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या वाक़यात हुए, ज़रा सा ऊँचा बोलिएगा। सर वाक़यात ये हुआ है, मैं तकरीबन शाम में मार्केट पहुंचा हूँ 4 सवा 4 बजे के टाइम पे। उसके बाद मैंने मार्केट में ख़रीद व फ़रोख्त की, जो बट सेल भी की, परचेज़ भी किए। तो उसके बाद जब मैं मेरा एक वीवर्स है, बहुत पुराने वीवर्स है, वो मेरे अलावा किसी बट परचेज़ करते ही नहीं है, सिर्फ मेरे से बट परचेज़ करते हैं। तो उन्होंने मेरे पास एक ब्लू नेक की यानी टैम मादी मेरे पास बुक कराई हुई थी। तो जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ उसी रास्ते में उनका घर है, गुलशन ब्लॉक 2 पे। जब मैं मंडी से निकला हूँ तो लालू खेत मार्केट से मैं निकला हूँ, तकरीबन रूट कौन सा था आपका? मेरा रूट ये लालू के ताहिर विला वाला चौरंगी है, आशा मंदिर ताहिर विला वाला चौरंगी से गुलशन की तरफ। वहाँ से मैं उनको बढ़ दे के फिर अपना मिलेनियम की तरफ से डिग रोड से मैं कोरंगी जाता हूँ। तो मैं जब वहाँ बढ़ देने के लिए पहुँचा, अभी मैं उनके दरवाजे पे पहुँचा ही हूँ सिर्फ। नहीं, उनका दरवाज़ा किस मकाम पे था? उनका दरवाज़ा गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के अंदर, जी एमरक मेडिकल जहाँ पड़ता है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 का एरिया है। मैं अभी उनके दरवाज़े को सिर्फ पहुँच के मैंने एक पाँव नीचे रखा है और एक खाली पिंजरा मैंने ब्लू नेक के लिए लिया, तो पिंजरा मैंने सिर्फ रखा और दूसरा टांग मैंने अभी उठा कर ज़मीन में रखा ही नहीं। पीछे से दो बंदे आए, मास्क लगाया हुआ है, उन्होंने फ़ौरन मेरे को 9mm लोड करके मेरे को लगाया, बोले बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, मैं शूट कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने जब मैं गन पॉइंट के ऊपर आ गया सर, मैं तो ये समझा कि ये वो जिस तरह मोबाइल वगैरह स्क्रीनिंग करेंगे और जो ना पैसे वगैरह लेंगे चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरे बट्स के पीछे आए। तो जैसे मैं उतरा मैंने अपना हाथ ऊपर किया तो उन्होंने मेरे को चमाड़ मारा, बोला हाथ नीचे करो, गाली गलौज की। उसके बाद पूरी तौर पर मेरा मुँह उन्होंने पीछे करके बोला नीचे लेट जाओ। तो मैंने वहाँ नीचे लेटना, फिर मेरे वहाँ से पकड़ के कार थी, वहाँ पे कार खड़ी थी, उसके नीचे ले आकर मुझे लिटा दिया, बोला उठेगा फायर मार दूंगा। तो मुझे उसके बाद कहने लगा, बोला जो आपके शलवार की जेब में पैसे है वो पैसे दे दो। मैंने सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोला हमें पता आपके शलवार की जेब में पैसा है, अगर आप पैसे निकालते हो ठीक है, नहीं तो फायर मार दूँगा, मासरा भी नहीं करूँगा। तो इस वक्त आपको पता कराची का हालत क्या, एक मोबाइल के पीछे फायर मार देते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहाँ ये होता है, जब वो इतने वसूख से कह रहे हैं कि आपके शलवार के उसमें पैसा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लालू खेत में आपको बिल्कुल आपको लालू खेत में वो चेक कर रहे थे। जी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि लालू खेत में तो कोई एक दूसरे का आता नहीं होगा, वो खड़े होकर आपको वॉच कर रहे होंगे कि आप पैसे कहाँ रख रहे हैं, जिसका आपको इल्म नहीं होगा।
और जहाँ पर आपको रोका है वो कौन सा सड़क है, कौन सी जगह थी? वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 एमरम मेडिकल के नाम से उधर एक मेडिकल हॉस्पिटल है। रोड के ऊपर रोका? रोड से गली के अंदर है। रोड से गली के अंदर? जी, यानी रोड से जब आप गली के अंदर चले गए तो वहाँ चले गए। मैं उनके दरवाजे के ऊपर जाकर मैंने गाड़ी ब्रेक मारी है, तो मैंने एक पिंजरा, खाली पिंजरा, सिर्फ एक टांग मैंने नीचे रखा, एक खाली पिंजरा नीचे रखा, पीछे से वो आ गए। वो गली के अंदर कोई कार भी खड़ी थी जहाँ आपको लेटा दिया? जी, मुझे वहाँ लिटा दिया। लिटाने के बाद मुझे कहने लगा आप शलवार की जेब से पैसे निकाल लो, मैं फायर मारूं। तो वो कहना मतलब भाई 4 बेटियों के साथ किराए का मकान था मेरा, अगर अल्लाह ना करे मेरे से कुछ ऊँच नीच हो जाता, मेरी बेटियाँ दर बदर रहती। मेरे उस वक्त खातिर दिमाग से जो मैंने काम लिया, मैंने अपने जेब से पैसे निकाल के 50,000 रुपये उनको दिए। 1 लाख रुपये मैंने गाड़ी के अंदर लगाए हुए थे, वो भी उनको पता था, वो भी उन्होंने यानी वॉच किया। उसके बाद फिर मैं जब सर उठा, अच्छा मजे की बात है, जब तक उन्होंने मेरे को काबू नहीं किया, सर मेरा ज़मीन पे नहीं लगाया, जब तक दूसरे बंदे ने मुंह अपना पैर का खड़ा किया हुआ था, तो जब तक नीचे नहीं आया, जब उसने मुझे काबू कर लिया, मेरा मुंह नीचे, मुंह की तरफ, ज़मीन की तरफ कर दिया, उसके बाद वो बंदा उठ के आया और मेरे पिंजरे के साथ नोचन ताने शुरू किया। उस वक्त मुझे इल्म हुआ कि ये मेरे भट्स के पीछे आए हैं। उन्होंने फिर जब मैं पीछे देखने लगा, फिर मेरे को उन्होंने लात मारी, बोला भाई सर नीचे कह कर फायर मारूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा पीछे वाला पिंजरा तोड़ा, बेड लगा तो तोड़ के उसका अलग के, उसके अंदर पिंजरा आपका मोटरसाइकिल में था सुजुकी? मेरा पिंजरा मोटरसाइकिल में था। तो पीछे एक तो मैंने जो तारों से बांधते हैं जी, पीछे से जो रबड़ वाला जो उन्होंने उसमें खींचा, उसके अंदर एक सनकिनोर का पेड़ था, फीमेल सनकिनोर की थी, मेल जेंडाइकोनोर का था, और एक पाइनएप्पल का पेड़ था। उन्होंने वो लिया, मैं समझा शायद ये लेके चले जाएंगे। उन्होंने वो लिया, वो लेने के बाद फिर ऊपर एक बास्केट पड़ा हुआ था जिसके अंदर मेरा फ्लाई टाइम लोरी 4 महीने का सेल्फ फीड बच्चा था। वो टोकरी उतारी, वो टोकरी उतारने के बाद उन्होंने ब्लू रिंग नेक निकाला जो मैं कस्टमर को देने के लिए डाला, ब्लू रिंग नेक निकाला, उसके अंदर डाला। उसके बाद फिर मेरा उन्होंने गेट खोल के अमेज़ोन निकालने की कोशिश किया। आपको पता है अमेज़ोन ईजी किसी के हाथ में नहीं आता। उन्होंने हाथ डाला तो उसने वाइड मारा, जो वाइड मारा, जो बंदा पिंजरे में से यानी माल निकाला तो वो इतना प्रोफेशनल बंदा है, मेरे जहाँ तक का शक वो मार्केट से ही यानी कि ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है। तो उसने फिर ऊपर से गेट तोड़ के उसको अमेज़ोन को काबू करके फिर उसे टोकरी के अंदर डाला, टोकरी के अंदर डाल के बाइक में बैठ के ये जा और वो जा। ये टोटल गेम हुआ 6 से 7 मिनट का। 6 से 7 मिनट में 50,000 तो आपके शलवार के जी, पाँचे से वो शलवार की जेब से निकाला, शलवार की जेब से 1 लाख रुपये उन्होंने गाड़ी के अंदर से निकाला। 1.5 लाख का ये हो 1 गया। लाख का ही हो गया। तकरीबन मेरा माल की मिल्कियत कम से कम भी 5.5 से 5 लाख रुपये, यानी सिर्फ ये कैश हटा के माल की मिल्कियत जो कम से कम 5 से 5.5 लाख रुपये मिल्कियत थी। अच्छा, ये जो आपने बर्ड लिए हुए थे ये आपने क्रेडिट पे लिए हुए थे या कैश पे उठाए हुए थे? सर कुछ मैंने मेरे अपने ज़ाती थे और कुछ बट जो मेरे इन्वेस्टरों का था, जो मेरे को बेच के शाम में उनको पैसा देना होता, जो क्रेडिट पे लिए? जी, जो मेरे को प्रॉफिट मिलता है 1000-2-3 हज़ार वो रख के मैं दिया था। अगर उनका बट नहीं बिकता तो मैं उनको कॉल करके बताया था भाई आपके बट से ज़्यादा सेल नहीं हुआ, तो वो बोलता अगले हफ्ते देख लेंगे। तो इस वक्त ज़ाहिर सी बात जिनसे मैं माल लेके आया हूँ उनके पैसे तो मुझे देने इन्वेस्टरों के, और इस वक्त मेरे घर का हालत ऐसे है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। इस वक्त मेरे को उन्होंने इस कंडीशन में ला के खड़ा कर दिया कि मैं 5,000 रुपये का यानी रिंगनेक भी लेके बेचने की नौबत में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उन्होंने एक पैसा नहीं छोड़ा, कोई बट्स मेरे पास नहीं छोड़ा। मेरा आप आके घर के विज़िट कर सकते, मेरा घर के तमाम पिंजरे खालिश पड़े हुए हैं। हम कतरा कतरा करके बस किस तरीके से जोड़ के काम करके अपनी बीवी बच्चों को रोज़गार चला रहा था। किराए का मेरा मकान है, 4 बेटियों के साथ है, मेरा कोई बेटा नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। जब वाइफ ने ये पैगाम सुना उसके बाद वाइफ मेरी बीपी का पेशेंट, उनकी बीपी शूट कर गया, बेहोश हो गई। नहीं, कभी ऐसा हो जाया करे ना, देखिए बीपी का मैं भी मरीज़ हूँ, तो अभी ये फ़लस्तीन के जो वीडियो देखता हूँ ना तो मुझे 2-3 गोलियाँ खानी पड़ती हैं। ऐसी चीज़ें मत दिखाया करें, थोड़ा अवॉइड किया करें। नहीं बिल्कुल, असल में जब स्क्रेचिंग जब मैं घर आया तो पूछा बट्स का, जब मैंने उनको बताया ये सीन मेरे साथ हुआ, मेरी बेटियों का रोना धोना मच गया। मैं क्या मैं आपसे बयान करूँ, मेरे तो अल्फाज ही ख़त्म है, क्योंकि उस वक्त मैं रोड पर आ चुका हूँ। और मेरे को किसी ने फिर मशवरा दिया कि आप जो है ना JDC जाके देख ले, शायद आपको वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। तो मैं JDC जावर वैसे मिलने की कोशिश किया, वहाँ पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि उनके गार्ड्स होकर ना मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। बोला भाई इस मसले में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैं गुलशन जाकर मैंने FIR वगैरह दर्ज करवाई। मेरे को वहाँ फ़िलहाल कच्चे FIR की रसीद दी। आज मुझे वहाँ पर ही बुलाया कि पक्के FIR काटने के लिए। तो आज मैं यहाँ से फारिग होने के बाद मैं उस तरफ निकलूँगा। तो उस वक्त मेरी कंडीशन आपके सामने, एक टाइम पे मैं आपके सामने कैसे कैसे बट्स लेके आया लालू के, तो आप खुद भी वीडियो में आप तो देखते रहो। और इस वक्त मैं तो क्लियर मैं कह रहा हूँ, इस वक्त इस लायक भी नहीं हूँ मैं 5,000 रुपये के रिंगनेक लेकर मैं सेल कर सकूँ।
नहीं इंशाल्लाह देखें हमारे व्यूवर भी आपके साथ तावन करेंगे। तो जेडीसी जाने का कैसे ख्याल है आपको? जेडीसी से जाने का ख्याल मुझे एक ऐसा है कि भाई मुझे एक भाई मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप यहाँ चला जाए, आपको शायद यहाँ से कुछ रेफरेंस मिल जाए। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा, मैं वहाँ गया हूँ। पहले मैंने गार्ड से बात की तो वो कहने लगा भाई आप काउंटर में जाकर बात करें। काउंटर में जब मैं गया हूँ, काउंटर से जब मेरी नौयत पूछी, मैंने सर मेरे से स्क्रैचिंग का मसला है और उस वक्त मेरे घर में ये कि खाने को भी पाके पड़े हुए। तो वो कहने लगा नहीं जी जेडीसी से मसले में नहीं बोलेंगे, ये कानूनी कार्रवाई, आप कानूनी कार्रवाई करें, आप जा सकते हैं। उसके बावजूद मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, फिर गार्ड्स आया, बोला रात के टाइम में खड़ा होना अलाउ नहीं, आप जाए। देखिए अंसार भाई, अल्लाह ताला बेहतर मुसब्बल असबाब है, रब्बुल आलमीन है वो, ठीक है ना। तो चलें देखें, इससे पहले शहजाद भाई 2-3 दफ़ा लूट चुके हैं सेम कंडीशन में। लालू खेत बर्ड मार्केट में शहजाद भाई जो आते हैं, इसी सेम कंडीशन में 2-3 दफ़ा लूट चुके हैं। अच्छा, वो आतिक भी 3 से 4 दफ़ा लूट चुका है। ये क्रिमिनल लोग जो हैं लालू खेत में ही घूम रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि 1-2 साहब और लूटे हैं जो बेचारे डर के मारे अपना नाम नहीं बता रहे थे, ठीक है। तो इस किस्म की वारदात हो रही हैं। और वो हरी पगड़ी वाली जो हमारे जिशान कादरी साहब को भी उनके घर के दरवाजे पे लूट के माल लेके गए हैं। तकरीबन 17 लाख रुपये माल जा, उनका तकरीबन 17 लाख रुपये माल था। तो अगर ये जो लोग रोज़गार कर रहे हैं और हमारी हुकूमत इनको प्रोटेक्शन नहीं देगी तो इस तरह तो बेचारी और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। बेचारे क्या करें बताएं कि इन हालात में जो इनका रोज़गार था, इनके साथ बच्चियों का साथ है, इनकी वाइफ की तबीयत सही नहीं है, ये बेचारे उसमें आके लालू खेत में हफ्ते में 1 दफ़ा जो रोज़गार के लिए आते थे। जाहिर सी बात है आगे बच्चों की शादी का भी मसला होगा। बहुत सारी, एक बाप होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां बाप के शोल्डर पर होती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियों को तो बालाए ताक रख दें। सबसे ज़रूरी चीज़ खाना है कि 3 वक्त का खाना मैसर हो जाए। जो खाना पानी के लिए जो ये मेहनत कर रहे थे, वो रोज़गार इनका गन पॉइंट पे छीन लिया गया। अंसार भाई एक मुझे इन्फॉर्मेशन और दें कि ये 6 मिनट तक जो वारदात होता रहा, गली में कोई उनको देखता रहा? जब मेरे साथ वारदात हुआ सर, चौकीदार जब मेरे को उन्होंने गाड़ी के नीचे लिटाया तो वहाँ एक चौकीदार खड़ा हुआ था सर, निहत्ते हाथ का। सर वो गाड़ियों का चौकीदार है, गार्ड नहीं है। उसके हाथ में एक लाठी थी, वो समझ रहा कि मैं शायद बैटरी वगैरह चोरी कर रहा हूँ। वो फ़ौरन भाग के आया तो उसको जो गन वाले बंदे ने उसको रोक लिया, बोला आप यहीं रुक जाए। तो बोला क्या कर रहे हो? बोला हम लूट रहे हैं। तो बोला लूट रहे तो गाड़ी से बाहर निकालो। बोला हम उसको लूट रहे हैं, आप शोर नहीं करो ना, हम आपको भी लूट के जाएंगे। तो कहने लगा भाई मेरे पास है क्या? इस बात की चश्मदीद गवाह गुलशन ब्लॉक 2 के अंदर चौकीदार है, वो आपको खुद अपने मुँह ज़बानी अगर चाहे तो उससे भी आप बयान ले सकते हो। अच्छा, अरीब करीब के घर खिड़की, अरीब करीब के जिस घर के आगे मैं खड़ा हुआ था उनका कैमरा ख़राब था, मगर वो जिस रास्ते से निकले वहाँ आगे हॉस्पिटल था, उसका भी कैमरा ऑन था, उस पर भी आया होगा। और सामने काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, उनका भी यानी कि उनके भी कैमरे में आया होगा। फिर मैंने उनको पैगाम भिजवाया था चौकीदार के ज़रिए। अभी मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ से सिटी विज मिल जाए। चलें अल्लाह करे देखें आपकी जो भी है ये परेशानी। तो वीवर, अच्छा जो भी हजरात जो हमारे भाई की इमदाद करना चाहें अंसार भाई अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर सर 0316258033। लोकेशन मेरे कोरंगी की है, कोस्ट गार्ड की, और यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है। कोई भाई अगर जैसे मेरे घर का विज़िट करना चाहे तो आकर देख सकते हो मैं किस हालत में गुजर बसर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इस नौबत में पहुँच गया कि जी बिल्कुल दिल भज्जन हो गया। दिल तो करता है कि खुद भी जहर खा लूँ, अपने बीवी बच्चों को भी जहर दे दूँ। नहीं इस हालत में पहुँच गया, बहुत मजबूरी में यहाँ आया। लेकिन इंशाल्लाह लोग आपसे रब्ता कर लेंगे। तो वीवर जो लोग अगर अंसार भाई का अगर जैसे फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर लिख लें 0313-925-2594। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 0313-925-2594, ठीक है ना। ये मेरा भी नंबर है, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अंसार भाई की जो भी अमानत है अगर मुझ तक पहुँची तो अंसार भाई तक पहुँच जाएगी। और जो डायरेक्ट अंसार भाई से रब्ता कर लेते हैं, अंसार भाई एक दफ़ा नंबर और बताएं, रुक के बताइएगा। नंबर मेरा 031625803323। लोकेशन कोरंगी डाई नंबर कोस्ट गार्ड, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है। अच्छा अंसार भाई, अभी और सबसे बड़ी एक मज़े बात मैं भूल गया हूँ, उन्होंने मेरे जेब से पैसे लिए और उसके बाद भट्स वगैरह निकाला। फिर वो मेरे पास दोबारा आया, बोला पैसे और मेरे पास पैसे नहीं, आप तलाशी ले सकते हो। तो उन्होंने मेरे साइड की जेब में हाथ मारा, बोला ये क्या है? मैंने मोबाइल है। बोला इसको रखो, मोबाइल नहीं चाहिए। वो मेरा मोबाइल लेके नहीं गए, कैश ले गए और माल लेके गए। टोटल आए भट्स के पीछे है। ये आज से 6-7 महीने पहले भी सरगर्म हुआ था टीम,
जीशान कादरी वगैरह उसमें काफ़ी लूटे। उसके बाद जब एक्शन हुआ कुछ टाइम के लिए ठंडे हो गए, मगर ये इस इतवार से फिर एक्टिवेट हो गए, जिसका पहला शिकार हुआ हूँ मैं। नहीं, इस किस्म के तो वाक़यात और हालात हो रहे हैं, कभी किसी की फटकी गायब हो जाना, कभी किसी को रास्ते में लूट लेना। और एक दफ़ा तो मेरी रिकॉर्डिंग में एक साहब तोता लेके तो वाइट रिगनेट ले गए थे, बिल्कुल उनका ले हाथ गए आया थे। था। ठीक है ना। तो आप क्राइम का रेशो देखें कि कितना हो गया। और इस वक्त वीवर मैं बता रहा हूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है कि इसको बहुत रोकने की ज़रूरत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एज उनकी 40 ईयर हो चुकी है, उनको आप लाइसेंस इशू कर दें, ताकि वो अगर ये जहाँ लूट रहे होते हैं वहाँ अगर कोई साहब के पास लाइसेंस वाला पिस्टल होता तो कम से कम वो हवाई फायर करके उनको भगा तो सकता था। बिल्कुल ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शहरियों को, यंग लड़कों को नहीं, अगर पढ़े लिखे यंग लड़के हैं और ऑफिस जॉब करते हैं, सूझबूझ रखते हैं, तो उनको भी लाइसेंस इशू किया जाए। और जो उम्र में यानी ओवर 40 ईयर्स के जितने भी शहरी हैं उनके लिए भी असले के कवानीन को नरम किया जाए और उनको दिया जाए, ताकि ये जो इस किस्म की वारदातें हो रही होती हैं, एक बंदा सड़क पे लूट रहा होता है और 10 तमाशाई बन के देख रहे होते हैं, ऐसे जैसे कि मुजरा हो रहा है, डकैती नहीं हो रही है, सब ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, हम इसी रोड पे चलते हैं, हमें पता होता है कि क्या है। और इसमें अगर जिसकी किस्मत ख़राब है, पकड़े जाते हैं, तो फिर उनका हशर भी ऐसा हो जाता है, आवाम कर देती है कि फिर वो मौत भी मांगते हैं, जल्दी तो नहीं मिलती, आवाम इतना असर कर देते हैं। तो अंसार भाई हौसला रखें, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, आप आज थाने जाके इसको FIR में तब्दील करवाएं। जी। और हुकूमत ये मैंने वैसे कच्चे फाइल कटवाई था, आप अगर उसकी पोस्ट देखना चाहते हो तो ये अब अगर आप वीडियो में दिखा सकते हो तो देख लीजिए। ये कच्ची, ये इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो सिंध हुकूमत से मेरी गुजारिश होगी और सिक्योरिटी एहलकारों से भी गुजारिश होगी कि ठीक है, आपके काम बहुत ज़्यादा सही है, आप लोगों के पास काम की नवैयत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दें। DC रेंजर साहब से मुतालबा दरख्वास्त करूँगा कि इस किस्म के स्नेचर को पकड़ा जाए। और इनकी जो है टाइम क्या था, जो मेरे प्रैक्टिस में सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान इनका जो है रूट टाइमिंग होता है, जिससे भी पूछता हूँ ये टाइमिंग क्या हुआ। और शाम मगरिब और मगरिब से पहले आपका क्या टाइम था? सर मैं 6:45 बजे मार्केट से निकला हूँ और मेरे साथ जो सीन हुआ तकरीबन 7:10 से लेकर 7:30 का टाइम था। तो इन टाइमिंगों पे इस किस्म के वारदात बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और इस वक्त जो है सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, जब भी हम महफूज हो सकेंगे। तो अंसार भाई इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, रब्बुल आलमीन आपको जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा करे और आपके बच्चों का भी साथ है। मैं वो अल्फाज जो मेरे मुंह से अदा नहीं हो पा रहे हैं, बस अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाए। ठीक है। मेरा तो यह हाल हो गया कि उस वक्त तो ये था कि मेरे को उन्होंने इस तरह से लूट लिया था, मेरे पास सुबह यकीन करो कोई नाश्ता वगैरह का भी पैसे नहीं थे, पर जिनके यहाँ मैं गया तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए 2-4 हज़ार रुपये कि आप ये ले जाओ, अपना जो ना नाश्ता पानी का निज़ाम चलाओ। 19 तारीख को मेरे को मकान का किराया देना था, ये जो 19 आ रहा है, तो समझ लो किराया देने के लिए भी मेरे पास को कुछ भी नहीं है। फिलहाल बस अल्लाह तवक्कल चल रहा, अल्लाह के सहारे। अल्लाह पाक ने इस इम्तहान में डाला, अल्लाह पाक इस इम्तहान से मुझे बाहर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये थी तमाम तफसीलात जो अंसार साहब के साथ हुआ और हमने आपको गोशगुजार किए और जो भी अंसार साहब की कंडीशन है, हालात हैं घर में इनके जिस किस्म के भी चल रहे हैं, वो आपको बयान कर दिए हैं। और तमाम व्यूवर, मोहतरम व्यूवर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी सुबह 6 बजे निकलने वाले और 7-8 बजे जो निकलते हैं उनके साथ भी ये वारदातें हो रही हैं। और शाम के मगरिब से पहले और मगरिब के यानी इशा के अज़ान के बाद तक ये वारदाती घूम रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। ये मेरा पैगाम है हमारे व्यूवर्स को और जो हमें देख रहे हैं और जो देख रहे हैं इस बात को मज़ीद बढ़ाएं। इनकी टाइमिंग ये है, जो भी लूट रहे हैं या तो सुबह लूटा है वो और ड्यूटी जाते वक्त, जिनकी सुबह ड्यूटी होती है, या जो शाम को जा रहे होते हैं मगरिब के टाइम या मगरिब से पहले, तो उनके साथ ये वाक़यात होते हैं। इनके साथ भी यही हुआ, आफ्टर मगरिब ये वाक़यात हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं एहतियात बरतेंगे और अंसार साहब की जो भी साहब हेल्प करना चाहें
तो अल्लाह ताला उसको अजर दे रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह हमें और अंसार साहब को दें इजाज़त, ठीक है। अंसार भाई आप थाने जाएं, ठीक है ना, और मुझसे राब्ते में रहिएगा, ठीक है। तो वीवर अंसार साहब मेरे राब्ते में हैं, इंशाल्लाह मैं इनकी खैर व आफियत और जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जो भी है, अल्लाह ना करे कि इस किस्म की मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ जाए कि लूट मार वाली, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई भाई मेरा अजियत में हो और हम उसकी जो है तफसील बता के ख़ुद भी अफसरदा हों और अंसार भाई भी बेचारे इस वक्त अफसरदा खड़े हैं। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब मैं घर पहुंचा, मेरी बच्ची जब ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी कि फिर मैंने बच्चे को बड़े गले से लगा दिलासा दिया। मैंने बेटा कोई बात नहीं, ये आप शुक्र अदा करो, उन्होंने मेरे को जान से छोड़ दिया, मैं जान से नहीं गया हूँ। ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह मैं फिर कमा लूँगा, क्योंकि उसके अंदर जो लोरी था बच्चा, तो मेरी बेटी से ज़्यादा फ्रेंडली था, उसका खेलता कुछ तो बहुत ज़्यादा रो रही थी उस वक्त। तो मैंने उनको बड़े मुश्किल से दिलासा दिया। उसके बाद वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, बीपी उनका शूट कर गया। फ़ौरन मैंने कैपिटन घर में मौजूद था, उस ज़बान के नीचे रखा, उनको लेकर फ़ौरन मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। चलें, अल्लाह ताला महफूज रखे तमाम परेशानियों से, हमको भी, आपको भी, और हमारे देखने वाले तमाम व्यूवर को अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजे और इस किस्म के शर अंगेज़ लोगों से महफूज फरमाए। तो व्यूवर हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी बर्ड्स मार्केट की वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।